हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लास के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम देखेंगे यहाँ पे कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। उससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ 9 AM पर और 9 PM पर जो है लाइव क्विज करवाए जाते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, आवश्यकता के अनुसार जब चाहे कौन से निदर्शन में उप निदर्शन लिया जा सकता है। कोटा निदर्शन, प्रतिरूपक निदर्शन, क्षेत्र निदर्शन या मास्टर निदर्शन। तो मास्टर निदर्शन या जब स्टार्टिफिकेशन करके निदर्शन लिया जाता है तो उसमें उप निदर्शन भी लिया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी सही। उसके बाद समस्त इकाई तत्वों की वह संपूर्ण सूची जिसमें निदर्शन को लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है। निदर्शन इकाई, निदर्शन ढांचा, समग्र या निदर्शन भिन्न। तो जिसमें से हम निदर्शन का चुनाव करते हैं उसे समग्र या पॉपुलेशन कहते हैं। तो पॉपुलेशन में से ही हमें निदर्शन क्या है, सैंपल साइज लेना होता है। अगला है, किसने आधुनिकता को एक विध्वंसक मॉडल के रूप में चर्चा की है या बनाया है। लियोटार्ड, जॉर्ज रिटर, जिंगट बोमैन, तो रॉबर्ट मिशेल। तो यहाँ आधुनिकता को एक विध्वंसक मॉडल के रूप में चर्चा करते हैं जिंगट ओमैन। अगला है, अवलोकन में तथ्य संकलन का मुख्य साधन क्या है। अवलोकन में तथ्य संकलन का मुख्य साधन नाक होता है, जीभ, आंखें, कान या जीभ। तो अवलोकन जो होता है, ऑब्जर्वेशन, वो आँखों के माध्यम से होता है। तो इसमें जो मुख्य साधन होता है आँख। आँखों से हम घटने वाली क्रियाओं को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसका निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसे अवलोकन कहते हैं। अगला, सहभागी अवलोकन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। परिस्थितियों में अध्ययन, ढीला संगठन, नियमों की पालना नहीं होती है, अवलोकनकर्ता स्वयं भागीदार होता है। तो सहभागी अवलोकन या पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन जो होता है, इसमें जो अवलोकन करता है वह उस समूह का स्वयं भागीदार होता है। जैसे हमें किसी कल्चर का अध्ययन करना है, निजातीयता का अध्ययन करता है, तो व्यक्ति जो है फील्ड वर्क करता है, वहाँ पे जाकर उस समूह का सदस्य बनकर वहाँ की क्रियाओं, मूल्यों आदि के बारे में पता करता है। तो उसे सहभागी अवलोकन के माध्यम से जाना जाता है। सहभागी अवलोकन से संबंधित जो थिंकर हैं मुख्यतः जो है एम.एन. श्रीनिवास हैं, मालिनोवस्की हैं, ब्राउन है। मालिनोवस्की को जाना जाता है वेस्टर्न थिंकर के रूप में, और इंडियन थिंकर में आपको श्रीनिवास के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अमेरिकी समाज का सहभागी अवलोकन के माध्यम से किसने अध्ययन किया है। तो वो विलियम एफ वाइट हैं, जिन्होंने अमेरिकी बस्तियों का अध्ययन जो है सहभागी अवलोकन के आधार पर किया है। अगला है, नव प्रकार्यात्मकता का विकास निम्नलिखित में से किसने किया था। मालिनोवस्की और ब्राउन ने, अलेक्जेंडर और कोजर ने, अलेक्जेंडर और कोलमी ने, पार्सन्स और एमजे लेवी ने। तो नव प्रकार्यात्मकता का विकास जो करते हैं वह अलेक्जेंडर और पी कोलमी है। यह नव प्रकारवादी कहे जाते हैं। इनके अलावा कोहेन हैं जो कि नव प्रकारवादी के रूप में जाने जाते हैं। अगला है, साक्षात्कारकर्ता के लिए साक्षात्कार की निरंतरता हेतु कोई समय सीमा नहीं होती है। इस प्रकार साक्षात्कार को क्या कहा जा सकता है। व्यक्तिगत साक्षात्कार, द्वितीयक साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार, स्वशासित साक्षात्कार। तो जब भी किसी साक्षात्कारकर्ता के लिए साक्षात्कार की जो है कोई समय सीमा नहीं होती है, वह लगातार सवाल जवाब करता रहता है और तत्काल प्रश्नों को बनाता है, पूछता है, तो ऐसे साक्षात्कार को असंरचित साक्षात्कार करते हैं। जबकि संरचित साक्षात्कार में नियम की लिमिट होती है,
कुछ विशेष प्रश्नों को ही पूछा जाता है, अर्थात प्रश्नों का निर्धारण भी पहले से ही हुआ होता है, तो ऐसे को संरक्षित साक्षात्कार कहते हैं। अगला है केंद्रित साक्षात्कार। सभी उत्तरदाताओं को निम्न में से क्या एक समय में होता है? समान आयु होता है, समान शिक्षा होता है, समान आवास होता है, या समान अनुभव होता है? तो केंद्रित साक्षात्कार में व्यक्ति के पास समान अनुभव होता है, क्योंकि जो केंद्रित साक्षात्कार होता है वह किसी विशेष तथ्य को लेकर किया जाता है और उसी तथ्य पर उस व्यक्ति के अनुभव की बात कही जाती है या पूछी जाती है। अगला है यदि सूची के लिए निम्न में से क्या सही है? एक अनुसूची के लिए निम्न में से क्या सही है? यह साक्षरों के लिए उपयोग नहीं है, अन्वेषणकर्ता द्वारा उत्तर कार्ड लिए जाते हैं, उत्तरदाता द्वारा उत्तर भरे जाते हैं, अन्य उत्तरदाताओं के लिए अनुपयोगी हैं जो छोटे क्षेत्रों में बसते हैं। तो यहाँ पूछा कौन सा सही है, तो जो अन्वेषण करता है या शोध करता होता है वह उत्तर का रिकॉर्ड जो है स्वयं भरता है अनुसूची में, जबकि प्रश्नावली होती है जो प्रश्नावली को साक्षरों के लिए माना जाता है और एक अनुसूची को असाक्षात्कार व्यक्तियों के लिए उपयोग किया जाता है। वहीं अनुसूची जो है, अनुसूची का प्रयोग साक्षात्कार के माध्यम से इसमें उत्तर भरे जाते हैं, तो इसका जो है पॉपुलेशन बहुत कम होता है, जबकि प्रश्नावली जो होती है बहुत बड़ी पॉपुलेशन का एक साथ डाटा इकट्ठा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है एक प्रश्नावली या अनुसूची जो प्रश्न विषय के विशिष्ट पहलू के बारे में सूचना उपलब्ध करवाते हैं कहा जाता है? प्राथमिक प्रश्न, द्वितीयक प्रश्न, तृतीयक प्रश्न या खुला प्रश्न? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा कि जब प्रश्नावली और अनुसूची में जो विषय होते हैं वो निश्चित होते हैं और उनसे सूचना उपलब्ध किया जाता है तो प्राथमिक प्रश्न होते हैं। वैसे तो यहाँ राइट आंसर जो रहना चाहिए था वह खुला या बंद प्रश्न होना चाहिए था, क्योंकि उसमें जो है निश्चित प्रश्न पूछे जाते हैं। राइट आंसर जो होगा, क्योंकि प्रश्नावली अनुसूची से जब डाटा इकट्ठा किया जाता है तो वह प्राइमरी स्रोत होता है, लेकिन टाइप ऑफ प्रश्न की बात करें तो जैसे यहाँ पे खुला प्रश्न होता है कि व्यक्ति उसमें निश्चित प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन जब निश्चित प्रश्न होंगे तो वहाँ पर बंद प्रश्न या प्रश्नावली होती है। अगला है आपको जीवन में किससे प्रसन्नता मिलती है? इस प्रकार का प्रश्न है प्रत्यक्ष प्रश्न, अप्रत्यक्ष प्रश्न, अमूर्त प्रश्न या कठिन शब्दावली वाले प्रश्न। तो यह जो है अमूर्त प्रश्न होते हैं। इसमें जो है क्या होता है, व्यक्ति अपने अनुसार कोई निश्चित उत्तर नहीं होता है कि यह विकल्प दिया हुआ है, आपको यही प्रश्न देखकर या विकल्प देखकर उत्तर देना है। इसमें आप अपने अनुभव के बारे में, प्रसन्नता के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात गुणात्मक रूप से बताएंगे, कोई शब्द का बाउंडेशन नहीं रहता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम अमूर्त प्रश्न की श्रेणी में रखते हैं, जिसमें उत्तरदाता जो है अपने अनुसार उसका उत्तर देता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सुझावात्मक प्रश्न कहा जाएगा? आपके परिवार की प्रकृति क्या है? क्या आप प्रतिदिन टीवी देखते हैं? क्या आप सहमत हैं कि निर्धन की सहायता की जानी चाहिए? छात्र राजनीति के बारे में आपकी क्या राय है? तो यहाँ तो राय पूछ रहा है और यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप किसी चीज से सहमत हैं, या एक तरह से सुझाव दे रहा है कि निर्धन की सहायता की जानी चाहिए। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बात प्रश्नावली के लिए सही है? अधिक समय की आवश्यकता, कम खर्चीली, अन्वेषणकर्ता का झुकाव, लचीलापन। तो जो प्रश्नावली होती है यह कम खर्चीली होती है, क्योंकि इसे डाक द्वारा प्रेषित करके व्यक्ति जो है उत्तर को प्राप्त करता है।
अगला है, सामाजिक विज्ञान में एकल अध्ययन विधि में किसने परिचय कराया है, अर्थात एकल अध्ययन विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने, विलियम हिली ने, ऑस्कर लेविस ने या फ्रेडरिक लिपले ने? तो फ्रेडरिक लिपले जी हैं जिन्होंने सामाजिक विज्ञान में एकल अध्ययन विधि का जो है प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, शोध के उद्देश्यों से कैसे डाटा परिपूर्ण प्रकार की समाजशास्त्री सामग्री है, यह किसका कथन है? कि परिपूर्ण प्रकार की समाजशास्त्री सामग्री होती है शोध के उद्देश्यों से डाटा। थॉमस एम नैनकी, पीवी यंग, सीएफ स्मिथ, डीए गुडे एवं पीके हार्ट, सीए मोजर एवं जी कार्ल्टन। तो यह कथन जो है थॉमस एंड नैनकी से संबंधित है, जैनकी कह लीजिए चाहे नैनकी कह लीजिए, कि डाटा जो है परिपूर्ण प्रकार की समाजशास्त्री सामग्री है जो उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। अगला है, उत्तर प्राप्त न होना किस पद्धति की मुख्य समस्या है? साक्षात्कारता, अनुसूची, सहभागी अवलोकन या प्रश्नावली? तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति प्रश्नावली डाक तो प्रेषित कर देते हैं लेकिन सामने वाले ने उसका रिप्लाई या उत्तर नहीं देते हैं। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति दोबारा से प्रश्नावली सेंड करते हैं, दोबारा रिप्लाई नहीं किए तो फिर दोबारा करते हैं। तो 3 बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के सामने डाटा के लिए उससे प्रश्नावली भरवाने की इच्छा करते हैं। उसके बाद जो अगर उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो वह छोड़ देते हैं। तो प्रश्नावली में यह समस्या होती है कि कभी कभी उत्तर प्राप्त नहीं होता है। एक मादक द्रव्य व्यसनी के केस में किस प्रकार के एकल अध्ययन की अंतर्गत आएगी? पारिस्थितिकी, मौखिक इतिहास, आलोचनात्मक या ऐतिहासिक? तो मादक द्रव्य व्यसन का जब केस का अध्ययन करेंगे तो हम उसके मौखिक इतिहास या मौखिक अनुभवों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला है, प्रकाशित पाठ में एक आलेख, पुस्तक, समाचार पत्र, जर्नल इत्यादि से हो उसका मात्रात्मक गुणात्मक विश्लेषण करने को कहा जा सकता है? तो यह भी प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एकल अध्ययन विधि, मौखिक इतिहास, विषय वस्तु विश्लेषण? तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन नहीं है क्योंकि वह कट गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, जब हम किसी आलेख, पुस्तक, समाचार पत्र और जर्नल इत्यादि का मात्रात्मक या गुणात्मक विश्लेषण करते हैं तो उसे हम विषय वस्तु विश्लेषण कहते हैं। अगला है, सन 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? जीएस घुरिये, आंद्रे वितई, सर पैट्रिक गिट्स या एमएन श्रीनिवास? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक के रूप में भी इनको जाना जाता है। इन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम सर पैट्रिक गिट्स के माध्यम से जो है समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन जो है प्रारंभ किया गया था। और सर पैट्रिक गिट्स के ही शिष्य जो है घुरिये थे। तो इन्हें जो है भारतीय समाजशास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है। मतलब घुरिये जो है भारतीय होकर भारत में समाजशास्त्र के विकास के लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं, क्योंकि जैसे दुर्खीम अगस्त कामटे के लिए शिष्य के रूप में सर्वाधिक विकास किया, उसी तरह घुरिये भी भारत में समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। घुरिये के दर्जनों शिष्य थे जिन्होंने आगे चलकर अपना कई तरह से समाजशास्त्र में योगदान दिया है। तो यहाँ जो पूछा है कि सर्वप्रथम समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर भारत में कौन थे? सर पैट्रिक गिट्स थे। और ओवरऑल पूछा जाए कि समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर कौन थे, तो समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर दुर्खीम जी को माना जाता है। अगला है, एमएन श्रीनिवास की सामाजिक परिवर्तन में विषय लिखी गई पुस्तक क्या है? अर्थात किस पुस्तक में सामाजिक परिवर्तन की उन्होंने चर्चा की है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, मॉडर्निटी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन या मोबाइल शेड्यूल कास्ट? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ एमएन श्रीनिवास की पुस्तक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, जिसमें इन्होंने सामाजिक परिवर्तन या सोशल चेंज की चर्चा की है। सोशियोलॉजी एट द क्रॉस रोड्स 1953 पुस्तक किसने लिखी है? टी एच मार्शल ने, योगेंद्र सिंह ने,
TK उनिताड, मार्स वुल्फ। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सोशियोलॉजी एट द क्रॉस रोड्स 1953 जो पुस्तक है वह TH मार्शल के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की या पहले अध्यक्ष कौन थे? MS शाह, KL शर्मा, GS घुरिये या TK उम्मन। तो GS घुरिये के द्वारा कहीं कहीं इसमें आपको 91 मिलेगा तो कहीं कहीं 92 मिलेगा, तो इसमें कन्फ्यूजन होना नहीं है, ज़्यादातर 92 को ही माना जाता है। तो 1992 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना घुरिये के द्वारा की गई थी और यही इसके जो है पहले अध्यक्ष रहे हैं। और इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा सोशियोलॉजी बुलेटिन करके एक पत्रिका प्रकाशित होती है, तो वह भी एग्जाम में पूछा जाता है, यह भी याद रखेंगे। अगला है, प्रारंभ में पैट्रिक गिट्स ने अपने समाजशास्त्री अध्ययन किस प्रकार शुरू किए थे? सामाजिक जीवन एवं पर्यावरण से, सामाजिक मूल्यों से संबंधित करके, सामाजिक विकास से संबंधित करके या सामाजिक क्रिया से संबंधित करके। तो प्रारंभ में पैट्रिक गिट्स ने जो अपने समाजशास्त्री अध्ययन का शुरुआत की वह सामाजिक जीवन एवं पर्यावरण के संदर्भ में किया था। अगला है, भारत में समाजशास्त्र के विस्तार का वास्तविक दौर किस वर्ष से प्रारंभ होता है? तो यहाँ पे क्या पूछा है, समाजशास्त्र में विस्तार का वास्तविक दौर कब से प्रारंभ होता है? 1919, 1939, 1952 या 1970। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वह 1952 होगा, जब इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना हुई उसके बाद से भारत में समाजशास्त्र का विस्तार बहुत तेजी से हुआ, तो उस समय को जो है वास्तविक दौर माना जाता है। लेकिन जब प्रारंभिक दौर माना जाएगा तो वह 1919 के रूप में देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर जो है 1952 है। अगला है, फील्ड वर्कर एंड द फील्ड पुस्तक किसने लिखी है? श्रीनिवास शाह एवं रामास्वामी, प्रदीप कुमार बोस, एलन ब्रायन, जॉन मेज। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा, श्रीनिवास शाह व रामास्वामी ने फील्ड वर्कर एंड द फील्ड पुस्तक लिखी है। अगला है, GS घुरिये ने कैम्ब्रिज में किससे प्रशिक्षण प्राप्त किया है? WHR रिवर्स, TB बाटोमोर, SC मायर, हर्बर्ट रिजली। तो घुरिये जो है कैम्ब्रिज में R रिवर से प्रभावित होकर जनजाति अध्ययन की ओर अपना जो है ध्यान केंद्रित किया था, तो यह R रिवर है। अगला है, इसमें से कौन सा एक लुइस ड्यूमो के समाजशास्त्र क्षेत्र में योगदान के लिए सही नहीं है? जाति संस्करण की प्रस्तुति, संतरण का सिद्धांत, शुद्ध और अशुद्ध, सभ्यताओं की तुलना या आदिम सामाजिक संरचना। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा आदिम सामाजिक संरचना की जो वह बात वह ड्यूमो नहीं करते हैं। इन्होंने जात की प्रकृति बताई है, जाति में शुद्धता और अशुद्धता, प्योरिटी और पोल्यूशन की चर्चा की है उसके स्तरीकरण के में, और सभ्यताओं की तुलना के बारे में इन्होंने बताया। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।